हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक है उसी को। और यहाँ पर हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, हम हिस्ट्री से शुरू किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये हमारा हिस्ट्री से थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। यानी कि इसमें से कौन है जिसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। तो यहाँ पर जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। ठीक है, तो मानव की आदि जन्मस्थली कौन होगा? अफ्रीका महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। तो मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो मानव जाति का जो पालना है वह अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है और अफ्रीका महाद्वीप को ही मानव जाति की यानी कि मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन, तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल कालक्रमानुसार दर्शाता है। तो यानी कि इसमें से कौन सा विकल्प है जो मानव विकास को कालक्रम के अनुसार दर्शाता है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वही हमारा सही है। जैसे कि सबसे पहले एस्ट्रोलोपिथेकस हुए, उसके बाद होमो इरेक्टस, निएंडरथॉल और फिर क्रो-मैग्नन। ठीक है, तो एस्ट्रोलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, निएंडरथॉल और उसके बाद क्रो-मैग्नन, ये मानव विकास का कालक्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। तो कौन है जिसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? वह माना जाता है एस्ट्रोलोपिथेकस को। ठीक है, एस्ट्रोलोपिथेकस को क्या माना जाता है? मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे मानव माता कहा जाता है। तो मानव माता जो है वह लूसी को कहा जाता है। मानव माता किसे कहा जाता है? लूसी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यहाँ पर है कि सबसे पहले का मानव, ठीक है, सबसे पहले का मानव सदृश्य प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो सबसे पहले का जो सदृश्य प्राणी था जो प्रज्ञा मानव यानी कि होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप में भिन्न था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है पिथेकैंथ्रोपस के नाम से। ठीक है, पिथेकैंथ्रोपस के नाम से, सॉरी, पिथेकैंथ्रोपस के नाम से इसको जाना जाता है। पिथेकैंथ्रोपस के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि मानव सदृश प्राणी था। यह सबसे पहले मानव सदृश प्राणी था, लेकिन यह जो प्रज्ञा मानव यानी कि होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था और इसको पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो वह कौन सा क्षेत्र था जहां से मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण सबसे पहले मिले थे भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर था नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी जो है, नर्मदा घाटी वह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारत के वह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये जो होमो इरेक्टस का एक कपाल प्राप्त हुआ था वह हुआ था नर्मदा घाटी में हथनोरा से। ठीक है, नर्मदा घाटी में हथनोरा, ये याद रखिएगा। तो होमो इरेक्टस का एक कपाल जो मिला था वह नर्मदा घाटी के हथनोरा से मिला हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। तो ये प्राचीनतम द्विपद मानव जो है वह पिथेकैंथ्रोपस को कहा जाता है। पिथेकैंथ्रोपस को प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो आग की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वह किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस को आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, होमो इरेक्टस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है।
तो ये अंतिम संस्कार करने वाला जो प्रथम मानव था वह था निएंडरथल। ठीक है, निएंडरथल जो था ये अंतिम संस्कार करने वाला पहला मानव था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव का जो हाल का पूर्वज है वह कौन है? तो वो है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य जो है वह आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है नवीनतम समझा जाता है? तो ये है क्रो-मैग्नन मानव को नवीनतम समझा जाता है इन सब में। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्रो-मैग्नन मानव के नाम से। ठीक है, क्रो-मैग्नन के नाम से प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रो-मैग्नन के नाम से। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है कि आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। आधुनिक मानव को जो वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है वह कहा जाता है होमो सेपियन सेपियन। ठीक है, होमो सेपियन सेपियन, इसे आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है होमो सेपियन सेपियन। चलिए आगे है कि किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई? किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो पलवरम है, पलवरम में प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी पलवरम में। चलिए आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? ठीक है, तो प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? तो ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, इनको जो सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जो मिला हुआ था वह 1863 में मिला हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट को सर्वप्रथम भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, यानी कि रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या थे ये आपको बताना है। तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वह एक भूवैज्ञानिक थे और इन्हें 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए थे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो ये होंगे रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला हुआ है? तो ये हथनौरा से मिला हुआ था। हथनौरा याद रखिएगा, हथनौरा। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो ये हथनौरा होगा। चलिए आगे देखते हैं, पूरा पाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था। तो पूरा पाषाणकालीन मानव का जो जीवन था वह पूर्णतः प्राकृतिक था। ठीक है, तो पूरा पाषाणकालीन मानव का जो जीवन था वह पूर्णतः कैसा था? प्राकृतिक था। चलिए आगे देखते हैं, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, यानी कि जो पूर्व पाषाणकालीन मानव थे उनका मुख्य कार्य क्या था या मुख्य धंधा क्या था? उनका मुख्य धंधा जो था वह शिकार खेलना था। शिकार खेलना था। पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार खेलना था। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे उनके मनोरंजन का साधन क्या था? तो उनके मनोरंजन का जो साधन था वह शिकार करना था। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 था कि पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, तो उनके मनोरंजन का जो साधन है वह शिकार करना था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। पूरा पाषाण युग में जो मनुष्य द्वारा किया गया सबसे बड़ी खोज थी वह क्या थी? तो वो थी यहाँ पर
आग जलाना, ठीक है, आग जलाना पूरा पाषाण युग में जो मानव द्वारा खोजी गई यानी कि सबसे बड़ी खोज क्या थी, आग को जलाना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 25। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में जो अधिकांश औजार बने थे वह स्फटिक के बने हुए थे, ठीक है, स्फटिक के बने हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, स्फटिक के बने हुए थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में जो अधिकांश औजार बने हुए थे वो स्फटिक के बने हुए थे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 26। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? जो सोहन संस्कृति है वह पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो यह पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? प्रश्न यह है कि पूरा पाषाणिक उपकरण जो है नहीं प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो वह है आहार से। आहार से कोई भी पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं। अब प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कहां से पूरा पाषाणिक के अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से कहां से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो ये पंजाब से मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब से। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। सिहावल एक पूरा स्थल है। सिहावल एक पूरा स्थल है। तो सिहावल जो है वह निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पुरा स्थल है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का एक पुरा स्थल है सिहावल, ठीक है। तो सिहावल पुरा स्थल है कहाँ का? निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, ठीक है, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30, ठीक है। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर सही ए होगा, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में यह तथ्य सही है कि वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। चलिए आगे देखते हैं सांघाव, ठीक है। सांघाव गुफा पुरास्थल किस काल का है? सांघाव गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो ये जो सांघाव गुफा पुरास्थल है, ये प्रश्न संख्या 31 देखिए यहाँ पर, ये जो है यह मध्य पूरा पाषाण काल का है, ठीक है। तो सांघाव गुफा पूरा स्थल जो है वह मध्य पूरा पाषाण काल का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा औजार है जो पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो ये यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा सेल्ट। सेल्ट जो है यह पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी से बनी, ठीक है, हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बेलन घाटी से उत्तर प्रदेश जो कि है उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी वहां से प्राप्त हुआ है। प्रश्न ये था कि ऊंच पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। तो ये उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? ठीक है, तो अंड कवक जो मिले हुए हैं वह पटने से मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, पटने से। तो निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? तो वह पटने से मिले हुए हैं।
चलिए आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश का मुचतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। यहाँ पर है कि आंध्र प्रदेश का मुचतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 है, तो ये जाना जाता है भारत में उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी एवं सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। तो आंध्र प्रदेश का जो मुचतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय है, इसको जाना जाता है भारत में उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी एवं सिंगों से बने उपकरण के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। चलिए आगे देखते हैं, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर नीचे दी गई जो कालक्रम के अनुसार यहाँ पर दिया गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो सही है वह ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, एबेबिलियन। सबसे पहले एबेबिलियन, फिर है एस्यूलियन, ठीक है, एस्यूलियन, फिर उसके बाद मुस्तीरियन, उसके बाद मैग्डेलियन, ठीक है, मैग्डेलेनियन, ठीक है, मैग्डेलेनियन। ये 4 संस्कृतियां और इनका कालक्रम इस तरह से है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 38, पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। यानी कि पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, इसके मध्यवर्ती काल को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। इसके मध्यवर्ती काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन के संबंध में जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वह बागोर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, बागोर से यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बागोर से। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था। तो ये होता था ऑप्शन यहाँ पर मध्य पाषाण काल में, ठीक है, मध्य पाषाण काल में जो है माइक्रोलिथ का प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41 की तरफ, मेसोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। जो भीमबेटका है वह कहाँ स्थित है, ये बताना है, जो कि मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तो मेसोलिथिक संस्कृति का जो महत्वपूर्ण स्थल है भीमबेटका, वह कहाँ पर स्थित है, वह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न ये है कि प्रश्न संख्या 42 कि भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो भीमबेटका है यह गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के चित्र के लिए यह प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग यानी कि हिरण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। तो निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग श्रृंग यानी कि हिरण का सिंह के छल्लों की माला प्राप्त हुई है, ये आपको बताना है। तो ये महदाह से प्राप्त हुआ था। महदाह से जो है वह मध्य पाषाण काल का पुरास्थल है जहां से मृग श्रृंग यानी कि हिरण के सिंग से बने माला प्राप्त हुआ था, महदाह से। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से हड्डी के बने हुए आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो ये बागोर से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, बागोर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका। ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका जो है वह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 46 यहाँ पर है कि सराय नहार राय और महदाह संबंधित है।
सराय नहार राय और महादाह संबंधित जो है वह संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से सराय नहार राय और महादाह संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक के चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो यह है भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यह एक शिलाश्रय था जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वह है भीमबेटका। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं। तो निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से जो है वह मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं, तो ये मिले हैं लेखनिया शिलाश्रय 1 से। ठीक है, लेखनिया शिलाश्रय 1 से यहाँ पर जो है मानव सावधान के प्रमाण मिले हुए हैं। आगे है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है, ये आपको बताना है। तो कूट भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा होगा एक तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है और दूसरा जौरा से। ठीक है, भीमबेटका और जौरा 2 और 3। ठीक है, भीमबेटका और जौरा से जो है वह प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 50, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है कि पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए हैं। तो ये था मध्य पाषाण काल के लोगों को। ठीक है, मध्य पाषाण काल के लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 51, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। जो पाषाण युगीन लोग थे उन्होंने सबसे पहले जो पालतू बनाया था वह कुत्तों को पालतू बनाया था। तो पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया, तो कुत्तों को इन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया। आगे बढ़ते हैं, भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिले हुए हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर यानी कि कंकाल का प्रमाण किस काल से मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है हमें वो हुआ है मध्य पाषाण काल का। ठीक है, मध्य पाषाण काल का। तो भारत में मानव अस्थिपंजर यानी कि कंकाल के जो प्रमाण मिले हैं वह मध्य पाषाण काल के प्रमाण है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 53, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणी के पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणी के पुरास्थल को टेरी स्थल कहा जाता है। तो ये है यहाँ पर तमिलनाडु से। तमिलनाडु से जो मध्य पाषाणी के पुरास्थल मिले हैं उनको टेरी स्थल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाणिक मानव जीवन की विशेषताएं थी। पहला खेती-बाड़ी, दूसरा पशुपालन, तीसरा अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी और चौथा लेखन कला का विकास। अब इसमें से कूट बनाना है कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 54 है और 54 में हमारा सही होगा पहला, नवपाषाणकालीन मानव जीवन की जो विशेषताएं थी, पहला तो ये खेती बाड़ी करते थे, दूसरा ये पशुपालन भी करते थे, तीसरा ये अस्थायी बस्तियों वाले जिंदगी जीते थे। इनके पास लेखन कला का विकास नहीं था। तो ये 1, 2 और 3 हमारा सही होगा। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषताएं क्या थी, तो ये खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे और अस्थायी बस्तियों वाले जिंदगी जीते थे। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 55, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। यानी कि खाद्य संग्राहक से ये खुद अब खाद्य उत्पादन करने लगा, वह किस काल में ये घटना हुई। तो ये जो हुआ था ये नवपाषाण काल में हुआ था। तो मनुष्य नवपाषाण काल में जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 56, भारतीय उपमहाद्वीप में
कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। जो मेहरगढ़ है जहाँ से हमें कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था वह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 58, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी कि मानव ने सबसे पहले कौन से अनाज का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं का। ठीक है, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, गेहूं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से किस स्थल पर नौपाषाण स्तर पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर नौपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नौपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मेहरगढ़। ठीक है, तो मेहरगढ़ से जो है नौपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती का प्रमाण मिला हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 60 यहाँ पर देखते हैं, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जहां पर जंगली तथा बोई जाने वाले जो दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां हमें मिली है। तो ये मिला हुआ है बेलन घाटी से। ठीक है, बेलन घाटी से हमें एक बेलन घाटी से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियां हमें मिली हुई है। चलिए प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो धान की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह हमें प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से जो है सर्वप्रथम यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरास्थल से मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से मिला है। चलिए प्रश्न संख्या 62, प्रश्न संख्या 62 यहाँ पर है कि खाना बदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ कर दिया। खाना बदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ कर दिया। ये नवपाषाण काल में ये अस्थायी रूप से बसना आरंभ कर दिए खाना बदोश आदमी ने। चलिए प्रश्न संख्या 63, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम स्थान कहाँ पर मिलता है। ये कालपी में मिलता है। ठीक है, कालपी में ये मिलता है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का जो प्राचीनतम अवशेष मिला है वह कालपी में मिला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के जो प्रमाण मिले हुए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या हमारा 64 है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक के पुरास्थल से गर्त निवास मिले हैं। तो ये बुर्जहोम से मिले हुए हैं। ठीक है, तो बुर्जहोम से नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास का जो प्रमाण हमें मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 65 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो ये है गुफकराल से। ठीक है, गुफकराल से यहाँ पर मिलता है हमें कि गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है, गुफकराल से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है प्रश्न संख्या 66। ठीक है, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। पहला है बुर्जहोम, दूसरा है गुफकराल, तीसरा है कुचाई और चौथा है महगढ़ा। ठीक है, महगढ़ा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा 1 और 2। बुर्जहोम से मिला हुआ है और गुफकराल से हमें मिला हुआ है गर्त निवासों के प्रमाण। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 67,
भारत में किस क्षेत्र में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे? इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। यानी कि प्रश्न है कि भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे और इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो ये हमें मिलता है कश्मीर से। ठीक है, कश्मीर से ये हमें प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर लोग जो है जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो जो गर्त निवास है वह किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ये कश्मीर घाटी की नौपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। कश्मीर घाटी की नौपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है गर्त निवास। चलिए आगे देखते हैं। दक्कन के राख के टीले दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के राख के टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? तो ये प्रदर्शित करते हैं नौपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। ठीक है, तो नौपाषाण युग के मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष ये बताते हैं। तो दक्कन में राख के टीले जो हैं वह प्रदर्शित करते हैं कि नौपाषाण युग में मवेशी रखने वालों की बस्ती का अवशेष के रूप में ये प्रदर्शित करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 70। राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? राख के टीले किस संस्कृति के, ठीक है, किस संस्कृति से संबंधित है? ठीक है, किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वह दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 71। चाक का आविष्कार जो मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, यह किस काल में हुआ है? तो ये नवपाषाण काल में हुआ है। ठीक है, नवपाषाण काल में। चलिए आगे देखते हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, वह किस स्थल में ये दफनाया गया था? ये बुर्जहोम में मानव समाधान के साथ यानी कि शवों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 73। मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। बकरी जो दफनाया गया था यह मेहरगढ़ में दफनाया गया था। तो मानव समाधानों में बकरी जो दफनाए गए थे वह मेहरगढ़ में दफनाए गए थे। कुत्ते जो दफनाए गए थे वह बुर्ज होम में दफनाए गए थे। चलिए कथन ए और आर यहाँ पर प्रश्न संख्या 74 है। कथन ए और आर है कि ए कथन यहाँ पर है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। और कारण यहाँ पर बताया गया है कि अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अस्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा ये ए सही है, परंतु आर क्या है? गलत है। तो ये तो सही बात है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, लेकिन ये सही नहीं है कि अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अस्मोपकरणों का विकास किया जाए। तो ये कारण जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित है? आपको बताना है कि बिहार में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल स्थित है। तो यहाँ पर जो बिहार में स्थित है वह है बरूडीह। ठीक है, बरूडीह जो है वह बिहार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलन करना है हमें और सही कूट को यहाँ पर चयन करना। तो ये देखिए ये सुमेलित ही है, जैसे कि पांडुराजार डिब्बी, ये जो है यह पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नवपाषाणिक स्थल जो है राजार डिब्बी जो है यह पश्चिम बंगाल राज्य में है। फिर यहाँ पर कुचाई जो है वह उड़ीसा में है। दावोजली हैंडिंग जो है वह असम में है। और पायन
थोरलंगतीन, ठीक है, पायन थोरलंगतीन जो है यह मेघालय में है। पायन थोरलंगतीन जो है यह मेघालय में है। तो ये सुमेलित ही है। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर है कोल्डी हवा जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये सही है। उतनूर जो है वह आंध्र प्रदेश में है। हल्लूर जो है कर्नाटक में स्थित है और पयमपल्ली जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सुमेलित ही है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, उतनूर जो है वह आंध्र प्रदेश और हल्लूर जो है वह कर्नाटक में स्थित है और पयमपल्ली जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ताम्र पाषाण युग को। ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है, तो वह है ताम्र पाषाण युग को। जिस युग में मानव ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है। जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे चाल्कोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। चाल्कोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 80 देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था, यानी कि मानव ने सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर तांबा का सबसे पहले प्रयोग मानव ने किया था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु क्या था, वह तांबा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 81 है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली है, ये जो कथन है ये गलत है। दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाणिक कब्रें मिली हैं, ये कथन गलत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न संख्या हमारे पास है 82 और 82 के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल जो था, यहाँ के पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वह आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वो भी आखेटक एवं पशुपालक हुए। नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादक बन गए और ताम्र पाषाण काल में ये कृषक बन गए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पहला पूरा पाषाण काल में जो थे मानो वो आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल में ये आखेटक एवं पशुपालक हो गए। नव पाषाण काल में ये आखेटक एवं उत्पादक हो गए। ताम्र पाषाण काल में ये कृषक बन गए, खेती करने लगे। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 83 है हमारे पास। इधर काल लिखा गया है और इधर विशेषता लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो लोग थे वह शैलाश्रयों में अधिवास करते थे। मध्य पाषाण काल में ये नदी तट पर आवास करने लगे। नव पाषाण काल में ये गर्त आवास में निवास करने लगे और ताम्र पाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान में रहने लगे, क्योंकि ताम्र पाषाण काल में आकर वे खेती करने लगे थे और उनके लिए अस्थायी निवास जरूरी था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आप इसको और इसको साथ में देख सकते हैं। जैसे कि पूरा पाषाण काल में जो लोग थे वो आखेटक थे, वो खाद्य संग्राहक थे, यानी कि शिकार करते थे और खाना जुटाते थे। तो इस समय जो लोग रहते थे वो शैलाश्रयों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल में ये आखेटक एवं पशुपालक हुए, तो ये नदी तट पर आवास करने लगे जहां पर पानी की व्यवस्था थी। नव पाषाण काल में ये खाद्य उत्पादक बन गए, तो ये गर्त आवास में निवास करने लगे। उसके बाद जब ये पूर्ण रूप से कृषक बन गए तो कच्चे एवं पक्के मकान बनाने लगे। चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। प्रश्न संख्या 84 यहाँ पर है। तो एक तरफ स्थल दिया हुआ है, दूसरा तरफ संस्कृति दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर है अतिरपक्कम। ठीक है, अतिरपक्कम जो है वह पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। चौपनी मांडो जो है मध्य पाषाण काल से संस्कृति है से संबंधित है। कुल्ली जो है वह
प्राक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है और इनाम गांव जो है वह ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारे पास है वह है 85। मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्व सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। तो यहाँ पर स्थल दिया हुआ है, ये एक है, ये दूसरा स्थल है, ये तीसरा स्थल है, यहाँ पर चौथा स्थल है। तो वे स्थल जो 1, 2, 3 एवं 4 संख्याओं से चिन्हित है क्रमशः है वह कौन से स्थल है। प्रश्न संख्या 85 हमारे पास है और प्रश्न संख्या 85 में देखिए यहाँ पर जो पहले स्थान पर है वह मेहरगढ़ है। ये कौन सा जगह है? पहले स्थान पर मेहरगढ़ है, दूसरे स्थान पर जो है वह कालीबंगा है, तीसरे स्थान पर जो है कोटदीजी है और चौथे स्थान पर सूतकोटदा है। तो ये सूतकोटदा हुआ, ठीक है, सूतकोटदा हुआ, ये कोटदीजी हुआ, ठीक है, ये कोटदीजी का क्षेत्र है और ये जो है कालीबंगा का क्षेत्र है और ये मेहरगढ़ का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तंबावती के नाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न ये है कि प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बावती के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये अहाड़ जो है, अहाड़, यह ताम्बावती के नाम से प्रसिद्ध है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। जो मानचित्र दिया गया है उस पर विचार करना है हमें। मानचित्र में छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है? ठीक है, तो कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई थी यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो संस्कृति पल्लवित हुई थी वह हुई थी मालवा संस्कृति। ठीक है, मालवा संस्कृति। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें मिलाना है। सूची 1 में संस्कृति दिया गया है और सूची 2 में क्षेत्र दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा देखिए आहार संस्कृति जो है वह संबंधित है दक्षिण पूर्व राजस्थान से। वहीं पर कायाथा संस्कृति जो है वह पश्चिम मध्य प्रदेश से संस्कृति से संबंधित है। शालदा संस्कृति जो है वह पश्चिम महाराष्ट्र में है और यहाँ पर स्थल दिया हुआ है, क्षेत्र दिया हुआ है। तो जो आहार संस्कृति है वह दक्षिण पूर्व राजस्थान में अवस्थित था। कायथा संस्कृति जो है वह पश्चिमी मध्य प्रदेश में अवस्थित था। शावल्दा संस्कृति जो है वह पश्चिमी महाराष्ट्र में अवस्थित था और प्रभात संस्कृति जो है वह दक्षिण पश्चिम गुजरात में अवस्थित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है और दूसरी तरफ संस्कृति का नाम दिया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो संस्कृति थी वह था नवादा टोली संस्कृति। पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो संस्कृति थी वह नवादा टोली संस्कृति था। पश्चिमी बिहार में जो संस्कृति थी वह चिरौंद संस्कृति थी और पश्चिमी महाराष्ट्र में जो संस्कृति थी वह जोरवे संस्कृति थी और मध्य गुजरात में जो संस्कृति थी वह रंगपुर संस्कृति थी। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो संस्कृति है वह नवादा टोली संस्कृति है। पश्चिमी बिहार में जो संस्कृति थी वह चिरौंद संस्कृति थी और पश्चिमी महाराष्ट्र में जो संस्कृति थी वह जोरवे संस्कृति थी और मध्य गुजरात में जो संस्कृति थी वह रंगपुर संस्कृति थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला हुआ है? तो ये हमें मिला हुआ है दोमाबाद से यहाँ पर हमें मिला हुआ है कि यह तंबा से निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना था। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हुए हैं? तो ये मिले हुए हैं हमें इनाम गांव से 5 कमरे वाले मकान के अवशेष मिले हुए हैं। प्रश्न संख्या 92। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृतभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृतभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो वह मालवा से जो प्राप्त हुए हैं मृतभांड है उनको सर्वोत्कृष्ट माना जाता है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 93। ताम्रसम यानी कि ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे वह मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ठीक है, तो ये जो रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर ये रखकर दफनाते थे। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे और ये उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 94 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहला है ताम्र पाषाणी क्षेत्र और इधर है सावधान की विधि। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रश्न संख्या है 94। देखिए महाराष्ट्र के जो क्षेत्र थे यहाँ पर शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो सावधान करने की विधि थी वहां पर शवों को उत्तर एवं दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। वहीं पर दक्षिण के क्षेत्र में जो शव को पूर्व एवं पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में शव को पूर्व एवं पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता है। पश्चिमी भारत में पूर्ण सावधान की व्यवस्था थी, वहीं पर पूर्वी भारत में आंशिक सावधान की व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित हमें करना है। देखिए सबसे पहले पाषाण काल आता है, उसके बाद ताम्र पाषाण काल आता है, उसके बाद कांस्य काल आता है और लास्ट में लौह काल आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पाषाण काल, उसके बाद ताम्र पाषाण काल, उसके बाद कांस्य काल और उसके बाद लौह काल आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ, तो भारत में जो लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था वह 1300 ईसा पूर्व में हुआ था। तो भारत में लोहे का जो प्रयोग आरंभ हुआ था वह 1300 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ठीक है, 1300 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 1000 ईसा पूर्व में। 1000 ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग जो आरंभ हुआ था 1000 ईसा पूर्व में इसे आरंभ हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 98 है कि निम्न में से कौन सा कथन लौह काल से संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर 98 हमारा प्रश्न संख्या है और ये कथन जो है पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, ये कथन जो है यह सही नहीं है। तो पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय संस्कृति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। जो प्राचीन काल में द्वितीय नगरीय संस्कृति हुई थी जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी और ये जो थी यह प्रधान रूप से आधारित किस पर थी? तो ये आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। ठीक है, लौह तकनीक के प्रसार पर जो द्वितीय नगरीय संस्कृति हुई थी जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी और ये लौह तकनीकी के प्रसार पर प्रधान रूप से आधारित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 100। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में यहाँ लिखा हुआ है लौह उपकरण प्राप्ति स्थल और दूसरी तरफ यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा उसे देख लीजिए। अंतरजी खेड़ा जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नोह जो है राजस्थान, चिरौंद जो है वह बिहार में और महिषादल जो है वह पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर लौह उपकरण प्राप्ति स्थल यानी कि
अंतरजी खेड़ा से जो लौह स्थल प्राप्त हुआ था यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। नोह से जो लौह उपकरण प्राप्त हुए ये नोह जो है वह राजस्थान में है और चिरौंद जो है वह बिहार में है। वहीं पर महिषादल जो है वह पश्चिम बंगाल में है। चलिए प्रश्न संख्या 100 यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 101 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए एक तरफ राज्य लिखा हुआ है, दूसरे तरफ लौह उपकरण प्राप्ति स्थल लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर राजस्थान है, तो राजस्थान जो राज्य है यहाँ पर राजस्थान में जोधपुरा में लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का 1 सही होगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है मध्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं वह महुरझारी से प्राप्त हुआ है। कर्नाटक में जो लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं वह हल्लूर से प्राप्त हुए हैं और जो तमिलनाडु में जो लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं वह आदि चन्नालूर से प्राप्त हुए हैं। आदि चन्नालूर से प्राप्त हुए हैं। तो यह था प्रश्न संख्या 101। राजस्थान में जो लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं वह जोधपुरा से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र में जो लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं वह महुरझारी से प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में जो लौह उपकरण प्राप्त हुए वह हल्लूर से प्राप्त हुए हैं। तमिलनाडु में जो लौह उपकरण प्राप्त हुआ है वह आदि चन्नालूर से प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों पर हमें विचार करना है। पहला यहाँ पर है दमदमा, दूसरा है कुरनूल, तीसरा है टेकलकोट और चौथा है नैकुंड, ठीक है, नैकुंड। तो ये 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, 4 पुरास्थल दिए हुए और इन पर हम विचार करना है। प्रश्न ये है उनका सही पुरावशेष कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सबसे पहले करनूल आएगा, ठीक है, करनूल ये कालक्रम के अनुसार। तो करनूल, उसके बाद यहाँ पर दमदमा, उसके बाद जो तीसरे स्थान पर आएगा वह टेकलकोट आएगा और चौथे स्थान पर नैकुंड आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयुक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? लौह प्रयुक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह प्रयुक्ता जो है संस्कृतियों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा का 103 का जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा गौरिक मृदभांड संस्कृति, OCP जो है वह लौह प्रयुक्ता संस्कृति में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 104, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या उपयोग में लाए जाते हैं थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां। ये जो कब्र थे बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां, इसका जो हमें प्रमाण मिलता है महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां बनी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत बृहत पाषाण समाधियां संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दक्षिण भारत की जो ये बृहत पाषाण समाधियां जो है वह संबंधित है लौह काल से, ठीक है, लौह काल से ये संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें महापाषाणी पुरास्थल का नाम दिया है और दूसरी तरफ राज्य का नाम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि पल्लवय, ठीक है, पल्लवय जो है ये महापाषाणी पुरास्थल है पल्लवय और ये जो अवस्थित है वह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है पिकलिहल जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। पोकारलम जो है वह केरल में स्थित है, पोकारलम केरल में स्थित है और सेंगोडरम जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। सेंगोडरम जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। चलिए सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सम्मिलित करना है।
सबसे पहले यहाँ पर स्थान का नाम दिया गया है और इधर संबंधित संस्कृति का नाम दिया हुआ है। तो सोहन जो है वह पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। सोहन जो है वह पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। बुर्जहोम जो है वह नव पाषाण संस्कृति से संबंधित है। रंगपुर जो है वह ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। वहीं पर चन्नलूर जो आदि चन्नलूर है वह महापाषाण संस्कृति से संबंधित है। फिर से देख लीजिए, सोहन जो है वह पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है। जो यहाँ पर बुर्जहोम है वह नव पाषाण संस्कृति से संबंधित है। और रंगपुर जो है वह ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित है। और आदि चन्नलूर जो है वह महापाषाण संस्कृति से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है। प्रश्न संख्या 108 है। यहाँ पर है प्रश्न संख्या 108 यहाँ पर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बस्ती स्थल जो है वह चिरौंद में है। दूसरा यहाँ पर युग्म है कि समाधि स्थल जो है वह पोरकालम में है। और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल में है। तो ये तीनों सही है। बस्ती स्थल जो है वह चिरौंद में स्थित है और समाधि स्थल जो है वह पोरकलम में स्थित है। बस्ती एवं समाधि स्थल जो है वह पिकलीहल में स्थित है। ये तीनों सही युग्म जो है, ये तीनों युग्म सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो बस्ती स्थल चिरौंद में स्थित है, समाधि स्थल पोरकालम में स्थित है और बस्ती एवं समाधि स्थल जो है वह पिकलीहल में स्थित है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। प्रश्न संख्या 109, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है महापाषाण के प्रकार और दूसरा तरफ समानार्थी शब्द, ठीक है। जैसे कि मेनहीर जो है वह प्रस्तर स्तंभ है, ठीक है। मेनहीर क्या है? प्रस्तर स्तंभ है। वहीं पर कुंडाईकल जो है वह फणशिला है। कुंडाईकल क्या है? फणशिला है। टोपिकल क्या है? छत्रशिला है। टोपिकल क्या है? छत्रशिला है। और डोलमेन जो है वह प्रस्तर मेज है। फिर से देख लीजिए, मुनहीर जो है वह समानार्थी शब्द है प्रस्तर स्तंभ का। कुडाइल कल जो है वह फणशिला का समानार्थी है। वहीं पर टोपिकल जो है वह छत्रशिला का समानार्थी है। और डोलमेन वह प्रस्तर मेज से समानार्थी शब्द है। चलिए, चित्र में दर्शाए गए मध्य पाषाण युगीन प्रारूप है। जो चित्र में दर्शाया गया है वह चित्र में दर्शाया गया मध्य पाषाण युगीन प्रारूप है, वह किस प्रकार का प्रारूप है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 110 है और ये जो है वह डोलमेन प्रारूप से संबंधित है। मध्य पाषाण युगीन प्रारूप यानी कि डोलमेन से संबंधित है, ठीक है। प्रस्तर मेज। चलिए, प्रश्न यहाँ पर 101 है। कथन ए और कथन कारण आर दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 101 में कथन है कि दक्षिण भारत के मध्य पाषाण कालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है, ठीक है। यहाँ पर कथन दिया गया है कि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर मध्य पाषाण काल के जो मृदभांड हुआ करते थे, अंदर का रंग यहाँ पर काला हुआ करता था और बाहर का रंग कैसा हुआ करता था? लाल हुआ करता था। बाहर से लाल, अंदर से काला। कारण यहाँ पर बताया गया है कि इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है, ये कारण बताया गया। तो क्या ये कारण सही है? तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो यहाँ पर जो मृदभांड जो थे मध्य पाषाण काल में, दक्षिण भारत के मध्य पाषाण कालीन जो मृदभांड थे जो कि अंदर से काला और बाहर से लाल दिखाई देते थे, इसीलिए क्योंकि इन मृदभांडों पर अलग से पुताई किया जाता था। चलिए, कथन फिर से यहाँ पर प्रश्न संख्या 112, कथन ए है कि दक्षिण भारत में मध्य पाषाण युगीन लोगों का कृषि ही मुख्य व्यवसाय था। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही मुख्य व्यवसाय था। और आर कारण दिया हुआ है कि उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो ये दोनों बात सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए, दक्षिण भारत में जो महापाषाण युगीन लोग थे ये कृषि को ही अपना प्रमुख व्यवसाय मानते थे और कृषि करने के लिए इन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है भारतीय उपमहाद्वीप के मृदभांड संस्कृतियों के
अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वह भारतीय उपमहाद्वीप के मृदभांड संस्कृतियों के अनुक्रम को सही ढंग से प्रदर्शित करता है? तो 113 प्रश्न संख्या हमारा 113 है और इसका यहाँ पर जो अनुक्रम है वह इस तरह से दर्शाता है कि गौरिक मृदभांड संस्कृति, काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति, उसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति और लास्ट में उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। तो ये सही कालक्रम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 114 ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में किससे संबंधित है? ताम्र निधि भंडार संस्कृति जो है वह निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित मृदभांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है? तो ये गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति से संबंधित है। ताम्र निधि भंडार संस्कृति निम्नलिखित में से गेरुए चित्रित मृदभांड संस्कृति के जो प्रारूप है उससे संबंधित है। नीचे दिए गए शिल्पों, प्रश्न संख्या 115, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? निम्नलिखित में से नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन देख लीजिए, पहला यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनको देख लीजिए। पहला है जीवाश्म, दूसरा है हाथी की कुंडलियां, तीसरा है मृदभांड और चौथा है अस्थि अवशेष। तो यहाँ पर हमारा नीचे है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से एक बार प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न ये है कि नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है? तो स्रोत सामग्री के रूप में ये चारों उपयोगी हैं। जीवाश्म में भी उपयोगी हुआ और हाथी की कुल्हाड़ियाँ यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है हाथ की कुल्हाड़ियाँ, ठीक है, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, तीसरा है मृदभांड और चौथा है अस्थि अवशेष। तो यहाँ पर जो नीचे दिए गए शिल्पों में कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में कार्य किए, तो ये चारों जो हैं ये उपयोगी हैं और भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष जो मिला है वह कहाँ से मिला है? ये बिलासुरगम से मिला हुआ है। बिलासुरगम से ये मिला हुआ है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? तो बिलासुरगम से मिला हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 117 निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हुए हैं? तो ये बागोर से मिले हुए हैं। बागोर से हमें जो है मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हुए हैं। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। मानव के क्रमिक प्रश्न संख्या 118 यहाँ पर है कि भारत में निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? भारत में निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल को सबसे पहले सूचित किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लिंग सुगुर जो था इसको सबसे पहले नौपाषाणिक स्थल के रूप में भारत में सूचित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया था? मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार सबसे पहले किसने वैज्ञानिक ढंग से यहाँ पर क्या किया था, प्रतिपादित किया था? वो डार्विन था। डार्विन ने सबसे पहले मानव का विकासवाद का सिद्धांत दिया था। चलिए चार्ल्स डार्विन थे। जो चार्ल्स डार्विन थे वो क्या थे? तो चार्ल्स डार्विन जो थे ये एक जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन क्या थे? एक जीव विज्ञानी थे और इन्होंने ही सबसे पहले मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे देखते हैं। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? ये कहाँ के रहने वाले थे? चार्ल्स डार्विन जो थे यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये एक जीव विज्ञानी थे और चार्ल्स डार्विन ने ही मानव विकासवाद के कर्म को वैज्ञानिक ढंग से समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्विन के मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रतिपादित किस मत का
सिद्धांत का खंडन था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न फिर से सुन लीजिए कि डार्विन का जो मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत था वह ईसाई धर्म ग्रंथ जो कि बाइबल है, बाइबल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था। तो ये जो खंडन करता था वह करता था दैवीय उत्पत्ति मत का। जो बाइबल में लिखा गया है ईसाई धर्म ग्रंथ का जो बाइबल है वह बताता है कि दैवीय उत्पत्ति मत जो था उसका यहाँ पर खंडन कर रहा था डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 123 से। प्रश्न संख्या 123 है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 124 से। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई। तो चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी, यानी कि उनके बुक को कब प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर 1859 ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था चार्ल्स डार्विन के इस किताब को। चलिए द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है। तो द डिसेंट ऑफ मैन जो है यह चार्ल्स डार्विन की कृति है। तो यहाँ पर दो पुस्तक का नाम है। पहला यहाँ पर द डिसेंट ऑफ मैन ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। दूसरा बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये भी पुस्तक जो है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 126 आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 126 है कि निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। तो ये कथन है चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन का कथन है और इसे ध्यान में रखना है कि इन्होंने कहा था जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप केवल युगतम प्राणी ही जीवित बच पाता है। तो यहाँ पर जीवों के बीच संघर्ष होता है और वही बच पाता है जो युगतम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 127 से। पुरातत्वविद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया है। तो जो पुरातात्विक विद थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने मानव को यहाँ पर औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने परिभाषित किया है मानव को औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में। बेंजामिन फ्रैंकलिन पुरातत्वविद थे ये और इन्होंने मानव को जो परिभाषित किया है वह औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में परिभाषित किया है। एस्ट्रोपिथेकस प्राप्त हुआ था। एस्ट्रोपिथेकस जो है वह प्राप्त हुआ था कहाँ से, दक्षिणी गोलार्ध से। एस्ट्रोपिथेकस जो है वह प्राप्त हुआ था दक्षिणी गोलार्ध से। एस्ट्रोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है, एस्ट्रोपिथेकस का जो शाब्दिक अर्थ है वह है दक्षिण मानव समप्राणी। दक्षिण मानव समप्राणी एस्ट्रोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है। पिथेकैंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है। पिथेकैंथ्रोपस का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सीधा चलने वाला कपी मानव। पिथेकैंथ्रोपस का जो शाब्दिक अर्थ है वह है सीधा चलने वाला कपी मानव। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है। होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को घोषित करता है। तो यहाँ पर जो होमो इरेक्टस है वह द्विपदी मानव को घोषित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोसेपियन नियंडरथल नामकरण में नियंडरथल क्या है। नियंडरथल क्या है, तो होमोसेपियंस नियंडरथल में नियंडरथल क्या है। तो नियंडरथल जो है वह एक स्थान है। ठीक है, ये जो नियंडरथल जो है यह एक स्थान के नाम पर यहाँ पर है। होमोसेपियंस नियंडरथल के जब नामकरण में जो नियंडरथल है यह क्या है, एक स्थान है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नियंडरथल कहाँ पर स्थित है। तो नियंडरथल जो है वह जर्मनी में स्थित है। जर्मनी का एक स्थान है और वहीं से इसे लिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 134। क्रो-मैगनन स्थित है। क्रो-मैगनन कहाँ पर स्थित है। तो क्रो-मैगनन जो है वह अमेरिका में स्थित है। क्रो-मैगनन है। क्रो-मैगनन क्या है, तो क्रो-मैगनन यहाँ पर प्रश्न संख्या सॉरी यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से होमोसेपियंस
यहाँ पर प्रश्न संख्या 134 छूट गया है हमसे। और प्रश्न संख्या 134 फिर से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियन सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन होमो सेपियन सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो यहाँ पर होगा एस्ट्रोलोपिथिकस। एस्ट्रोलोपिथिकस जो है यह होमो सेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है। और प्रश्न संख्या अब हम यहाँ पर 35 देखते हैं। 135 में जो यह प्रश्न है कि क्रो-मैगनन स्थित है। तो जो क्रो-मैगनन है यह अमेरिका में नहीं बल्कि फ्रांस में स्थित है। क्रो-मैगनन कहाँ पर स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है। और प्रश्न संख्या 136 क्रो-मैगनन है। क्रो-मैगनन क्या है? तो क्रो-मैगनन जो है वह फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। फ्रांस में स्थित क्या है? एक शिलाश्रय है क्रो-मैगनन। क्रो-मैगनन क्या है? फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। चलिए प्रश्न संख्या 137 देखते हैं। प्लेस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? प्लेस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? यह हिम युग का समानार्थी है। हिम युग का समानार्थी है प्लेस्टोसीन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 138 के तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्लेस्टोसीन युग जो है वह निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? यह हिम युग का समानार्थी है। प्रश्न संख्या 138 देख लीजिए कि हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम विहीन युग जो है वह निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो ये जो है होलोसीन युग का समानार्थी है। हिम विहीन युग जो है होलोसीन युग का समानार्थी है। प्रश्न संख्या 139 पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतया निर्भर थे। पूरा पाषाणकालीन मुख्यतः जो निर्भर थे वह आखेट यानी कि शिकार पर निर्भर थे। पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर किस पर थे? आखेट पर निर्भर थे। चलिए प्रश्न संख्या 140 देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 140 है कि निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया था? तो वह कौन सा काल था जिसमें मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा था और न ही नवपाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया था? तो ये मध्य पाषाण काल का टाइम था। मध्य पाषाण काल में जो था वह मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशेषताओं को छोड़ा था और न ही पूरा पाषाणकालीन विशेषताओं को पूरी तरह से अपनाया था। चलिए प्रश्न संख्या 141 देखते हैं। मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? मैन मेक्स हिमसेल्फ यह किसकी रचना है? तो मैन मेक्स हिमसेल्फ जो है यह लिखा गया है गार्डनर चाइल्ड के द्वारा। गार्डनर चाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। गार्डन चाइल्ड के द्वारा लिखा गया है मैन मेक्स हिमसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 142 नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रेवोल्यूशन की संज्ञा दी थी? नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रेवोल्यूशन की संज्ञा दी थी? तो ये दिया गया था गार्डन चाइल्ड के द्वारा। और गार्डन चाइल्ड का बुक का नाम क्या था? गार्डन चाइल्ड के बुक का नाम था मैन मेक्स हिमसेल्फ। चलिए प्रश्न संख्या 143 देखिए। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया? तो निम्नलिखित में से किस काल में जो मनुष्य है उसने किसान का जीवन जीना शुरू किया था? तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू कर दिया। प्रश्न संख्या 144 देखते हैं। कथन ए है और कथन और कारण दिया हुआ है। कथन ए है मतलब कथन है कि नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में निवास करते थे और कारण बताया गया है कि इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच सकते थे। तो यहाँ पर कथन ए और कथन आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो यहाँ पर मनुष्य जो है नवपाषाणिक मनुष्य जो है वह झोपड़ी नुमा घरों में वास करने लगा था क्योंकि ये खेती शुरू कर दिया था और इसके लिए एक स्थायी निवास की जरूरत थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 145 के तरफ। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मनुष्य इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड मिट्टी के बर्तन, जो कि मनुष्य इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया? तो ये बनाना नवपाषाण काल में आरंभ किया गया था। ठीक है, चाक से निर्मित। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 146। निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था? कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था, वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। तो निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था? वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 147। निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? कौन सा नौपाषाणिक स्थल है जो कश्मीर में नहीं स्थित है? तो ये जो है पांडु राजार डिब्बी जो है यह कश्मीर में स्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 148। निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं होने वाला जो स्थल है वह चिरौंद है, चिरौंद। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 149। 149 यहाँ पर प्रश्न संख्या है और प्रश्न ये है कि नौपाषाणिक स्थल पयनथोरलंगतीन, ठीक है, पयनथोरलंगतीन किस राज्य में स्थित है? पयनथोरलंगतीन जो है वह किस राज्य में स्थित है? प्रश्न संख्या ये 49 है और ये जो पयनथोरलंगतीन है यह मेघालय में स्थित है। प्रश्न संख्या 150। निम्नलिखित नौपाषाणिक स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो सबसे जो दक्षिण में अवस्थित है वह पयमपल्ली अवस्थित है, पयमपल्ली। ऑप्शन नंबर डी, पयमपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? जो बनास संस्कृति है वह किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो बनास संस्कृति जो है आहार संस्कृति का दूसरा नाम है। आहार संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? बनास संस्कृति। चलिए प्रश्न संख्या 152 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल जो है वह मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? 152 का यहाँ पर जो मालवा प्रश्न संख्या 152 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल जो है मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा नवदा टोली, नवदा टोली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 153। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था ये आपको बताना है। तो नवदा टोली का जो उत्खनन किया गया था HD संकालिया के द्वारा किया गया था। HD संकालिया के द्वारा नवदा टोली की उत्खनन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? जो नवदा टोली है वह किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 155। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति में जो महापाषाण के लगभग 40 प्रकार मिले हुए हैं, 40। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 156। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? निम्नलिखित में से महापाषाणीय संस्कृति में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? प्रश्न संख्या 156 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और इसका आंसर होगा आदि चन्नालूर। आदि चन्नालूर जो है सबसे दक्षिण में स्थित महापाषाणीय संस्कृति है। देखिए कथन ए और कारण दिया हुआ है, कथन और कारण दिया गया है। प्रश्न संख्या 157। प्रश्न संख्या 157 है कि दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्रायः नदी या झरने के सीमावर्ती क्षेत्र में मिले हैं। दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं और इसका कारण है कि इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी। तो यहाँ पर क्या ये कारण और कथन सही है? तो ये कारण और कथन सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसीलिए दक्षिण भारत के जो महापाषाण कब्र या स्मारक हैं वह अधिकतर नदी के किनारे मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर जल की जो आपूर्ति है वह हो सके।
ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 158 देखते हैं। प्रश्न संख्या 158 है कि भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो ताम्र निधि का सबसे जो बड़ा भंडार मिला हुआ है वह गुनगेरिया से मिला हुआ है। गुनगेरिया से ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 159 यहाँ पर है कि ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगोरिया किस राज्य में स्थित है? तो ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगोरिया जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गुनगोरिया कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है और ये ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार है। चलिए प्रश्न संख्या 160 देखते हैं। भोजपत्र या भोजपत्र, भोज वृक्ष की छाल, भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो भोजपत्र या भोजपत्र थे इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है भारत में? तो ये श्रृंगवेरपुर में से प्राप्त हुआ था। श्रृंगवेरपुर से प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सिंगरौर या श्रृंगवेरपुर जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो श्रृंगवेरपुर जो है यह उत्तर प्रदेश में है और यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, श्रृंगवेरपुर जो है इलाहाबाद में स्थित है। प्रश्न संख्या 162, भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को किसने खोजा था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 162, तो भीमबेटका को जो खोजा गया था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा किया गया था। खोज वाकड़कर के द्वारा खोजा गया था। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने इसका खोज किया था। निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो जो शुतुरमुर्ग जो पाए गए थे वह पूरा पाषाण युग में पाए गए थे भारत में। निम्नलिखित में से किस युग में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो ये पूरा पाषाण युग में जो था भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के ऊपर आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक चल रहा है जिसमें हम लोग हिस्ट्री को शुरू किए हैं और यहाँ पर हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो चौथे चैप्टर पर आएगी जो कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता से होगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी हुई है तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमें पढ़ना है हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में।